सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड्स डेवलपमेंट पैडागोजी, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी ब्रह्मास्त्र है। आप लोग चाहो तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो, किसी को भी चाहिए तो मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। एक बार में है ये, सिंगल आई वाला है, एक बार नजर डालो, आपको लगभग पूरा जो सिलेबस आपका यूपी टेट का वो एक बार में कवर हो जाएगा इस पूरी ब्रह्मास्त्र से। आपको उसका सरफेस मोटा मोटा तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की एक ऐसी मास्टर बैंक लेकर आया हूँ, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर मेरे ये 110 सवाल, ये मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि ये जो 1110 ये 110 एमसीक्यूज जो करके चला गया, जो करके चला गया 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख का जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो पेपर 1 हो, ठीक है, चाहे आपका वो हो पेपर 2, अगर आपने ये 110 के 10 क्वेश्चंस कर लिए तो कंफर्म है कि आपका जो सीडीपी है वो इसी ब्रह्मास्त्र से, इसी मास्टर बैंक से, इसी आप कह सकते हो कि मास्टर क्लास से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये सीडीपी के 110 क्वेश्चन जरूर मेरे साथ आप सभी लोग क्या करिए, लगे रहिए, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला हूँ, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी थ्योरी, उसका बैकग्राउंड भी बताने वाला हूँ, जिससे ये होगा कि आपके जो 110 क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली 220 और 360 बन ही जाएंगे। आ गया समझ में? इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कर जाते हो तो 100% चांसेस है कि आपकी जो सीडीपी है, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग जल्दी वल्दी कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आ गया समझ में बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है सीडीपी का वो है हु सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु प्रोपाउंडेड द ट्रायल एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या पूछा गया आपसे? जो ट्रायल और जो एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसके बारे में आपसे क्या करी गई है, बात करी गई है। इस सिद्धांत को किसने प्रोपाउंडेड किया था? प्रोपाउंडेड का मतलब होता है प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा इस थ्योरी का, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो सिद्धांत है, पूरा ट्रायल एंड थ्योरी, उसका जो प्रतिपादन था वो थ्रोनडाइक ने किया था। किसने किया था? थ्रोनडाइक ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक्चुअली जो थ्रोनडाइक साहब थे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थ्रोनडाइक हो जाएगा। क्योंकि जो थ्रोनडाइक साहब थे वो क्या करते थे, वो उनके हिसाब से जो थ्योरी थी, उनके हिसाब से जो लर्निंग थी, वो हमेशा किसी एक ऐसी सीरीज और एक ट्रायल बेसिस पे क्या करते थे, किया करते थे, जहां पर वो कहते थे कि जब आप किसी भी लर्निंग को, ठीक है, आप एक तरीके से कनेक्ट करोगे, ट्रायल तरीके से करोगे, ठीक है, एक तरीके से ट्रायल तरीके से क्या करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो लर्नर्स होते हैं उनसे क्या होता है, उनका बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है, मतलब वो बॉन्ड बना लेते हैं। और जब किसी चीज से, किसी इंसान का या किसी भी चीज से बॉन्ड बन जाता है तो हमें उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। क्या आने लगता है? इंटरेस्ट आने लगता है बच्चों, ठीक है, इंटरेस्ट आने लगता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन 2 to 7 years, मतलब 2 से 7 साल का जो एक तरीके से ईयर्स है उसको क्या पुकारा जाता है अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे। देखो, चाहे जेन पियाजे हो, चाहे वाइगोस्की हो, चाहे स्किनर हो, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सबका अलग अलग है। आपसे जेन पियाजे के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जेन पियाजे ने बोला है, उसको सेंसरी मोटर बोला है क्या, उसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोला है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बोला है, या प्री ऑपरेशन स्टेज बोला है? अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे ये एक तरीके का प्री ऑपरेशन स्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्री ऑपरेशन के। अब मसला क्या है, इन्हीं ने अलग अलग प्रोसेस किया है। किसने? हमारे जो एक तरीके से जेन पियाजे, इन्हीं ने अलग अलग प्रोसेस किया है। इन्हीं ने क्या किया, इन्हीं ने अपने पूरे प्रोसेस को बांट लिया। इन्हीं ने क्या कहा, इन्हीं ने कहा कि हम 0 से जो 2 होगा उसको एसएम बोला, इन्होंने सेंसरी मोटर बोला बच्चों, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने अपने पूरे उस प्रोसेस को 4 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले तो ये सीख लो बच्चों, कितने स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में। सबसे पहले इन्होंने 0 से 2 को बोला है एसएम, एसएम बोलते हैं हम लोग सेंसरी मोटर्स को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है 2 से 7, इसको इन्होंने क्या बोला है, प्री ऑपरेशनल, और आपका क्वेश्चन भी यही है बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया है बच्चों 7 से 11 एज, उसको इन्होंने सीओ बोला है। सीओ का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। और लास्ट में आता है हमारा 11 साल से प्लस वाला, 11 साल से प्लस वाले को इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन बोला है। क्या बोला है, फॉर्मल ऑपरेशन। तो इस बात को आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे समझ में बच्चों, इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये किसको बोला जाता है। डन सीन है, तो उम्मीद है तो समझ में आया होगा आपके। Now move on the next question, that is concept of zone of proximal CPD। क्या बोला है, CPD को बोला है इन्होंने। अब ये CPD बच्चों होता, सॉरी CPD नहीं, यहाँ पर है हमारा ZPD। क्या है बच्चों, ZPD है। ZPD का मतलब होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। जेरोम बर्नर के द्वारा, जीन प्याजे के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा, सिमंड फ्रूट के द्वारा। याद रखना ZPD जब भी पूछा जाए, ZPD आ गया समझ में, तो ZPD का मतलब हो जाता है हमारे वाइगोस्की साहब। कौन हो जाते हैं, वाइगोस्की साहब। क्यों, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने बोला, क्या बोला, जो ZPD का कॉन्सेप्ट है डेवलप्ड बाय वाइगोस्की, रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। उन्होंने ये बोला है ZPD का मतलब कि एक लर्नर, कौन, एक लर्नर, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि कोई भी एक लर्नर है, ठीक है। उन्होंने कहा एक लर्नर को 2 कैटेगरी में कर दो, एक तो उसे कोई हेल्प दे दो, ठीक है, और एक जो है विदाउट हेल्प, एक विदाउट हेल्प, ठीक है, विदाउट हेल्प। और उन्होंने कहा दोनों काम को करवाओ, एक हेल्प के करवाओ, एक बिना हेल्प के करवाओ, और दोनों का फिर आप क्या करो, आउटपुट निकालो, दोनों का क्या निकालो, आउटपुट निकालो। तो देखना जिसमें आप उस बच्चे को हेल्प दोगे वो काम ज्यादा बेटर हो जाएगा कंपैरेटिवली विदाउट हेल्प वाला। तो यही हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था। इसके बाद क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 2 फैक्टर थ्योरी, क्या बात हो रही है, 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी जी, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ने बोला है जो हमारी बहुबुद्धि के दिव्य कारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पेयरमैन ने, थ्रोनडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्टर्नबर्ग ने। तो याद रखना अगर जब भी आपसे क्या करा जाए 2 फैक्टर्स की बात करी जाए, किसके बारे में बात करी जाए, 2 फैक्टर्स, तो याद रखिएगा वो स्पेयरमैन के द्वारा होगा। किसके द्वारा हो जाएगा, स्पेयरमैन। देखो 2 फैक्टर्स को बोला है स्पेयरमैन, इनका पूरा नाम चार्ल्स स्पेयरमैन था। इन्हीं ने 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को 1904 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1904 में। क्यों, क्योंकि याद रखिए सीटेट नहीं है, ये यूपी टेट है। सीटेट में हमेशा क्रिटिकल और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और यूपी टेट में सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है बात खत्म करो। तो ये फैक्चुअल आंसर्स हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। He suggested that intelligence consists of general factor G factor and specific factor S factor। इनके हिसाब से G फैक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ S फैक्टर, ठीक है, S फैक्टर। तो ये दोनों इनके लिए थे, इसलिए इन्हें इसको क्या बोला है, 2 फैक्टर थ्योरी बोला है। अब 2 फैक्टर कौन से कोई पूछे तो कह देना एक था हमारा जनरल G फैक्टर था और एक था S फैक्टर, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। डन सीन है, चलिए उसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो टीचिंग देखो 2 तरीके की टीचिंग होती है, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है। माइक्रो मतलब छोटी टीचिंग, कम नॉलेज वाले, ठीक है। माइक्रो का मतलब छोटा, स्मॉल बोलते हैं, और मैक्रो जो होता है वो क्या होता है, बिग होता है, बड़ा होता है। हम लोग बात करें माइक्रो टीचिंग की, किसकी बात करें हम लोग, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए माइक्रो टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव है।
प्रेपरेशन फॉर एग्जाम्स, डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, फीडबैक्स ऑन कंटेंट या क्लासरूम मैनेजमेंट ओनली। याद रखिएगा माइक्रो टीचिंग जो है कहते नहीं, देखो प्रेपरेशन फॉर एग्जाम में आप बारीकियों का ध्यान नहीं भी दोगे तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। फीडबैक ऑफ कंटेंट ये तो इरेलेवेंट है, इससे कनेक्ट नहीं करना। क्लास रूम मैनेजमेंट ओनली, अगर आप छोटी छोटी चीजों को अवॉइड भी कर दोगे तब भी बच्चा क्या कर लेगा, पढ़ाई वढ़ाई स्टडी वगैरह अपनी कर लेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो टीचिंग स्किल्स में, आपको ये डेवलप करने के लिए, अपनी टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर, माइनर सी चीजों पर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। इसलिए माइक्रो टीचिंग जो है, जो माइक्रो टीचिंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है और जो डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स पर, किसके ऊपर, डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स के ऊपर। आगे समझे क्यों, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो एक तरीके का बच्चों से रिलेटेड तो क्वेश्चन था ही नहीं, वो किसके रिलेटेड क्वेश्चन है, टीचर के रिलेटेड। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक used to practice or and master specific teaching skill is a मिनिएचर्स कंट्रोल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कंट्रोल के इन्वायरमेंट करना, क्लासरूम का कंट्रोल करना, एक तरीके का प्रैक्टिस होता है और कुछ स्किल्स के ऊपर आपको मास्टर करना पड़ता है, इसलिए इसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा थ्रोनडाइक के द्वारा दिया गया सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है। थ्रोनडाइक के द्वारा दिया गया सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है, बताइए। लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एटीट्यूड। याद रखना हमारे जो थ्रोनडाइक साहब है उन्होंने लॉ ऑफ एटीट्यूड नहीं दिया है। आपसे नॉट पूछा तो नॉट पे फोकस करिएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हीं ने क्या करा था, थ्रोनडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज दिए थे। कौन कौन से बच्चों दिए थे, 3 प्राइमरी लॉज दिए थे। सबसे पहले ने ई आर, इन्होंने डबल ई आर दिया था, या आर डबल ई कह लो, री कह लो। इन्होंने री तो दिया है, री फॉर रेडीनेस, ई फॉर एक्सरसाइज, ई फॉर इफेक्ट, लेकिन एटीट्यूड नहीं दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो लॉ ऑफ एटीट्यूड इज सेकेंडरी माइनर लॉ, ये एक तरीके से सेकेंडरी माइनर लॉ है। आगे समझ में। और आपसे पूछा गया प्राइमरी पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, प्राइमरी। तो फोकस करिएगा आप लोग। अगर यही क्वेश्चन पलट दे, आपको थोड़ा सा ट्रैप कर दें, which is not a primary law of learning given by Thorndike, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, या ये पूछ सकते हैं which one या which of the following is not a secondary minor law, वो कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा लॉ ऑफ एटीट्यूड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट मतलब आईक्यू, क्या आईक्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, आईक्यू। देखो जब भी आईक्यू की बात होगी तो आईक्यू को याद रखना, आईक्यू को किसने दिया है, आईक्यू को दो लोगों ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, साइमन ने और साथ में ब्रेनर ने दिया है, ठीक है। तो 2 लोग हैं, क्यू मतलब इनसे याद कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने आईक्यू का दिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है बुद्धि लिंग आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है। तो सूत्र बहुत इजी होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें बच्चों मेंटल एज को देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है, मेंटल एज। अब मेंटल एज देखो इसमें भी नहीं है, सॉरी इसमें है, लेकिन सबसे पहले मेंटल एज आती है, इस बात को जरूर याद रख लेना। इसमें क्या आती है, मेंटल एज आती है। तो मेंटल एज तो फिलहाल सब में दी है, लेकिन पहले मेंटल एज आएगी, याद रखना क्या आएगी, पहले मेंटल एज आएगी, ठीक है। तो मेंटल एज पहले किसमें आ रही, 2 ऑप्शन में आ रही, पहले में आ रही है और तीसरे में आ रही है। तो दूसरा और चौथा तो काट लो तुम, ठीक है। आप उसके बाद मेंटल एज प्लस इनटू, याद रखो, हाँ ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेंटल एज होगा और उसका डिवाइडेशन किससे हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो एज बिल्कुल लाइन से चल रही हो, ठीक है, लाइन से चल रही हो, तो उसको उससे क्या कर देते हैं हम लोग, एक तरीके से स्लैश डिवाइड कर देते हैं। तो ये सही फॉर्मूला होगा, क्या, एम ए स्लैश सी ए, ये सही फॉर्मूला होगा। ना इनटू होगा, ना इक्वल होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ना प्लस होगा, ये सब नहीं होगा, स्लैश होगा। जिसमें भी स्लैश है वो लगा देना। इसके बाद बच्चों है मेंटल हाइजीन इज अ साइंस विच डील्स विद लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मेंटल हाइजीन वे विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी थी, याद रखना, जब भी आपसे मेंटल हाइजीन की बात करी जाए, ठीक है,
और आपसे पूछा जाए मेंटल, ये एक लॉस है ऑफ मेंटल हेल्थ, ये परिभाषा किसने दी थी? तो याद रखना ये किसने दी है, ये हमारे ड्राइवर साहब ने दी है। किसने दी है? किसने दी है? ड्राइवर साहब ने दी है। किसने दी है बच्चों? ड्राइवर साहब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग का फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है? याद रखना क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है? आपकी प्रेपरेशन से स्टार्ट होगी। काय से स्टार्ट होगी? प्रेपरेशन से। पहले आपको तैयारी करना पड़ती है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, आपको थॉट सोचना पड़ता है, थॉट प्रोसेस मैच करने पड़ते हैं, फिर उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, देन जाकर आपको आगे प्रोसीड करना पड़ता है, फर्दर उसकी वेरिफिकेशन और सारी चीजें करना होती है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस कुछ ये रहता है, सबसे पहले नंबर पे क्या आती है? प्रेपरेशन आती है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? इंक्यूबेशन आता है। ठीक है, तीसरे पे क्या होता है? एलिमिनेशन आता है। पहले तीसरे पे क्या आता है? एलिमिनेशन आता है। चौथे पर वेरिफिकेशन आता है। तो ये याद कर लेना, क्या याद कर लेना? वी वी आई वी, पी आई वी। ठीक है, फिर ये याद कर लेना, ये क्या है? ये एक तरीके क्रिएटिव थिंकिंग का चार्ट है। नेक्स्ट है द वर्ड पैडागोजी मीन्स। पैडागोजी का मतलब शिक्षा शास्त्र का शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना, टू गाइड द चाइल्ड, बच्चे को गाइड करना, आगे बढ़ाना, या टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना। सही जवाब हो जाएगा टू लीड द चाइल्ड। बच्चों क्या हो जाएगा? टू लीड द चाइल्ड। पैडागोजी का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायलेक्सिया। हाँ, ये इसमें से एक सवाल आते ही आता है, तो इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आज सवाल क्या होगा आपके पेपर में जरूर रखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? तो इसको जरूर याद रखिएगा। सिर्फ ये नहीं है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उससे एक क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, और उसके बाद लर्निंग ऑफ लॉस से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये मैं अभी टॉपिक्स आपको लिख दूंगा लास्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इन एमसीक्यूज के बाहर जाना है तो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, इन सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पैवलोव पढ़ लेना, थॉर्नडाइक, मैंने इतनी देर से थॉर्नडाइक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरूर पढ़ लेना। वाइगोस्की साहब को जरूर पढ़ के जाना बच्चों, ये सारे सवाल आएंगे इनसे। हाँ, तो बच्चों आता है डायलेक्सिया एज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। डायलेक्सिया क्या होता है? देखो याद रखना, जब भी डायलेक्सिया पूछा जाए, ठीक है, डिसलेक्सिया पूछा जाए, ठीक है, उसके बाद डिसकैलकुलिया पूछा जाए, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं सबका अलग अलग है। मैं इसकी एक शॉर्ट में डाल दूंगा वीडियो, उसको पढ़ लेना, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी। एक शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा आज ही या कल डाल दूंगा। ठीक है, डायलेक्सिया पूछा गया तुमसे, क्या पूछा गया? डायलेक्सिया पूछा गया। ठीक है, डायलेक्सिया का संबंध मुख में से किस कठिनाइयों से? देखो, कैलकुलिया पूछा जाए, कैलकुलेटर से होता है, कैलकुलेशन करने से। यहाँ पर डायलेक्सिया का मतलब होता है लेक्सिया, सिया मतलब रीडिंग को है। किससे है ये? रीडिंग से है बच्चों। किससे है? इसमें वो बच्चा जिसको पढ़ने में डिसेबिलिटी आती है, पढ़ नहीं पाता, डिफिकल्टीज आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उसको डायलेक्सिया बोलते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों रीडिंग। क्या हो जाएगा हमारा? रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेयर मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इज। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग के अनुसार अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक लेवल का जो डेवलपमेंट होता है, वेयर मोरालिटी इज कंट्रोल्ड, जहां पर जो मोरालिटी होती है, जो नैतिकता होती है, वो एक तरीके से कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, वो बाहरी पुरस्कारों से और दंडों से क्या करी जाती है? नियंत्रित होती है। तो ये क्या कहलाता है? ये तरीके से प्री कन्वेंशनल लेवल कहलाता है, कन्वेंशनल होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है, नॉन। जब देखो विकास का स्तर जहां नैतिकता बाहरी पुरस्कारों और दंडों से नियंत्रित होती है, मतलब बाहरी चीजों से कंट्रोल हो जाए, तो इसका मतलब होता है वो प्री कन्वेंशनल होता है। क्या होता है? प्री कन्वेंशनल होता है, जिसमें हम लोग चिल्ड्रंस के जजमेंट्स को क्या करते हैं? उसके एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस से देखते हैं, मतलब उसके बाहरी चीजों से देखते हैं कि वो क्या चल रहा है, उसका क्या नहीं चल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। आ गया समझ में? इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द हायरार्किकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की जो थ्योरी है उसको किसने प्रोपाउंड किया था? ठीक है, इसको एक तरीके से हायरार्की का मतलब होता है प्रोसेस तरीके से, मतलब वो कहते नहीं है कि जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल में एक हायरार्की सिस्टम चलता है, तो वो हायरार्किकल उसी से बना है। ठीक है, उसी से बना है, मतलब पद अनुसार। इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की का मतलब होता है पद अनुसार। जैसे फॉर एग्जांपल आप
किसी स्कूल में हो, तो सबसे पहले आप एक टीचर हो, मान लो लेट्स अज्यूम आप एक टीचर हो, आपके स्कूल की हायरार्की ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप टीचर, और टीचर की जो बात होना चाहिए वो वहां के कोऑर्डिनेटर से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कोऑर्डिनेटर से होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर आपकी बात किससे करेगा? वीपी से करेगा, वाइस प्रिंसिपल से करेगा। वाइस प्रिंसिपल आपकी बात किससे करेगी? प्रिंसिपल से करेगी। प्रिंसिपल किससे करेगा? जाके वो जो डायरेक्टर होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, उनसे करेगा। तो ये तरीके का हायरार्की बच्चों पैदा हो गया। तो ये किसने दिया था? याद रखना, जब ये हायरार्की नहीं चल रही थी तो देखकर एक इंसान बहुत ज्यादा उनको मसला हो गया था। क्या हो गया था उनको? मसला हो गया था। ठीक है, उनको मसला हो गया था कि एक जगह पर वो गए, उन्हें देखा कि भैया यहाँ का तो निजाम ही बिल्कुल बदला हुआ है, कोई चीज सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो मसला हो गया था। और वो जो मसला जिनको हुआ था वो कोई और नहीं, वो मसला कौन थे? मैस्लो साहब थे। कौन थे? मैस्लो। उन्हीं को मसला हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या करा? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन का सिद्धांत दे दिया। याद रखिएगा। आ गया बच्चों समझ में? तो ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट टाइम बाय, जो मेंटल एज वर्ड है, जो मेंटल एज जो एक तरीके से मेंटल एज, जो मेंटल एज बच्चों एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ठीक है, जैसे अभी हमने तुम्हें बताया था ऊपर, जो हमारा एक तरीके से एक मिनट दीजिएगा, मिनट से मैंने शायद ऊपर बताया था, ये देखिए आईक्यू। आईक्यू देखो ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैंने अभी ऊपर आपको बता के गया था, जो आईक्यू है उसको किसने किया था? बिनेट सिमन ने क्या किया था? बिनेट सिमन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आई से बिनेट का आई ले लो, आईक्यू हो जाएगा, ओ का यू कर दो, सिमन। तो बिनेट सिमन, इन दोनों के द्वारा ही आईक्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेंटल एज, तो मेंटल एज को भी पहली बार किसके द्वारा? बिनेट सिमन के द्वारा ही क्या किया गया है? एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? इन्हीं के द्वारा आईक्यू को भी क्या करा गया? इंट्रोड्यूस करा गया। तो ये भी जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, ये पढ़ लेना कि कब हुआ था, क्या हुआ था, इन सब चीजों को देख लेना। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ स्टडी इज कंसीडर्ड द मोस्ट ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्विंग बिहेवियरल पैटर्न्स, व्यवहार के प्रतिमानों का अवलोकन करने के लिए किस अध्ययन पद्धति को सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ माना जाता है? बताइए। इंट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्विंग बिहेवियर पैटर्न, मतलब ऑब्जर्विंग का मतलब सामने वाली को चीजों को ऑब्जर्व करना, किसी दूसरे इंसान की चीजों को ऑब्जर्व करना, इसका मतलब होता है बाहरी। इसका मतलब क्या होता है? बाहरी। और बाहरी का मतलब होता है एक्स्ट्रो, क्या होता है? एक्स्ट्रो इंस्पेक्शन। क्या होता है? एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन मतलब प्लस ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन भी, ऊपर भी तुमसे ऑब्जर्विंग पूछा गया, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन आ गया, और किसी में ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। इसका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास, द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इन इंडियन कंडीशन एज पर एनसीईआरटी। बच्चों एनईपी मान लो, चाहो आप एनईपी या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से एक माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटी टीचिंग, मतलब स्कूल वगैरह की बात आपसे करी गई है। ठीक है, कॉलेज वगैरह की बात नहीं करी गई है, स्कूल वगैरह की लेक्चर्स की बात नहीं करी गई, पूरे प्रोफेसर्स की, यहाँ पर टीचिंग की बात करी गई। तो उसका सही टाइम क्या होना चाहिए? 45 मिनट्स नहीं होना चाहिए, 40 मिनट सही जवाब है। 36 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। एनईपी के हिसाब से माइक्रो टीचिंग का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, फ्लैश कार्ड्स आर एन एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। फ्लैश कार्ड्स आर एन एग्जांपल्स ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। फ्लैश कार्ड जो है हमारे टीचिंग एड्स के किस टीचिंग एड्स का टाइप है? फ्लैश कार्ड्स, ऑडियो एड, विजुअल एड। फ्लैश कार्ड का मतलब ही होता है एक तरीके से फ्लैश पढ़ना, होता नहीं है कि कोई चीज आपके पास में अवेलेबल है, जैसे ठीक है ये अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ से रोशनी वाला फ्लैश कहते हैं, फ्लैश मार रहा है, तो उसका मतलब होता है वीडियो। क्या होता है? वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल, विजुअल का मतलब जो आप देख सको उसको बोलते हैं। ठीक है, ये तरीके का नॉन प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, यूज फॉर रेनफोर्स वोकैबुलरी, जो अक्सर वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यूज करते हैं। तो पूछा भी जा सकता है फ्लैश कार्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो आप बता देना। विजुअल एड्स होता है, इसको हम वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग हाई मार्क्स, ये
फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग या फिर फ्रीक्वेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस। तो याद रखिएगा आपसे पूछा गया प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो इसमें याद रखिएगा जब भी आपसे प्रोग्रेसिव पूछा जाए तो आप याद रखिएगा वहां पर कंटिन्यूअस का प्रोसेस होना चाहिए। प्रोग्रेसिव को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम उसको कंटिन्यूअस तरीके से क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब किसी चीज को कंटिन्यूअस तरीके से असेस करी जाती है उसका तो हमें जाकर क्या होता है, उसका हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस का फीडबैक और रिजल्ट मिल पाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, किसका पूछा गया है, व्यवहारवाद का, मतलब बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जनक किसे माना जाता है, बिहेवियरिज्म का जनक बच्चों पता है जीबी वाइटसन साहब को माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने 1913 में, बच्चों याद है ना, उन्होंने 1913 में एक लेक्चर दिया था अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, क्या दिया उन्होंने 1913 में, एक तरीके से क्या किया था, एक साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपना वो दिया था जिससे उन्हें क्या करा जाता है, बिहेवियरिज्म का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। द टर्म cephalocaudal trend in development implies that development proceeds from, मतलब विकास में cephalocaudal प्रवृत्ति का तात्पर्य है, किस विकास तात्पर्य है कि विकास आगे बढ़ता है, किससे तात्पर्य है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है हेड टू टो, मतलब सर से लेकर एक तरीके से टो तक, सर से लेकर टो तक। ठीक है, सर से लेकर टो तक। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कल्चर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, जेनेरिक मेकअप, ठीक है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस। याद रखना पीयर ग्रुप का मतलब होता है, पीयर ग्रुप मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्कूल एनवायरनमेंट, फैमिली स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी सोशल कल्चर फैक्टर्स, ये सब पीयर ग्रुप में आता है, ग्रुप में आता है, सीडीपी के प्रोसेस में आता है, जीडी के प्रोसेस में आता है। तो इसको हम इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसके लिए मतलब ये है कि उसको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे वो क्या होता है, उसका एक तरीके से अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है। The process of modifying existing cognitive structures to fit a new information is known as, नई जानकारी को फिट करने के लिए मौजूदा संज्ञात्मक रचनाओं को संशोधित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है, अकोमोडेशन कहा जाता है, इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है, इको सेंट्रिज्म कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकोमोडेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पियाजे के अनुसार है, पियाजे के अनुसार जो है अकोमोडेशन जो है तब घटित होता है जब एक एल्टर एग्जिस्ट स्केमास, ठीक है, और क्रिएट्स अ न्यू वंस बिकॉज न्यू इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कैन नॉट फिट इनटू एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, इसमें ये बोला है पियाजे के अनुसार जो अकोमोडेशन है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि जो प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन में क्या चीज फिट बैठती है तो अकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बुनियादी मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके माध्यम से उच्च संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदल दिया जाता है, सोशल इंटरैक्शंस में। किसको, सोशल इंटरैक्शन को बोलते हैं। बिग मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म टू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन। जितना हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं उतना हम चीजों को क्या करते हैं, ज्यादा हमारा दिमाग डेवलप हो सकता है। ठीक है, सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन rather than a cognitive concepts, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग इमोशन है ना कि संज्ञात्मक अवधारणा। ठीक है, अटेंशन, फियर, मेमोरी या परसेप्शन। देखो इमोशन रेदर देन कॉग्निटिव इफेक्ट, कौन सा इनमें से एन इमोशंस रेदर देन अ कॉग्निटिव, संज्ञात्मक कौन सा नहीं है बल्कि एक इमोशन है, उसको क्या बोला गया, फियर को बोला गया। किसको बोला गया, फियर को बोला गया बच्चों। ठीक है, फियर। अब मसला क्या है, यहाँ पर इमोशन तो लव होता है, ठीक है, जेलसी होता है, एंगर होता है, सभी होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यहाँ पर फियर गिवन है तो फियर ही लगा दो, यहाँ अगर लव गिवन होता लव लगा लेते, यहाँ एंगर गिवन होता वो लगा लेते, जेलसी होता वो लगा लेते, तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस IQ। अभी हमने आपको बताया था तो भाई ठीक है, IQ को किसने एक तरीके से अच्छा फंक्शनल फॉर्मूला किसने दिया है। अगर क्वाइंट की बात करें तो हमने आपको बताया था सीमेन, क्या बताया था, बेनेट एंड सीमेन बताया था। इधर क्या हो गया, विलियम स्टर्न हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विलियम स्टर्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। लर्निंग बाय डूइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ विच एजुकेशनल फिलॉसफी, किस एजुकेशनल फिलॉसफी का है। तो याद रखो ये तरीके से प्रैग्मेटिज्म का है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसमें दी रखी है, फोर्थ वाले में दे रखी है, तो वही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ, लेकिन ये याद रखना आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग किसने क्वाइन किया है। तो ये डेवे साहब ने किया है। किसने किया है, डेवे। इनको जरूर याद रख लेना, इनका पूरा नाम जॉन डेवे है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग अ बिहेवियर ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय तक किसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए किस प्रकार का रेनफोर्समेंट सबसे प्रभावी होता है। सबसे प्रभावी कौन सा होता है, जब लंबे समय तक हमें एक तरीके से अपने दिमाग को, अपने बिहेवियर को वहां पर कंट्रोल रखना है। तो याद रखिएगा पार्शियल और इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट, कौन सा, पार्शियल और इंटरमीडिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनसाइट्स थ्योरी ऑफ लर्निंग was campaigned by which school of philosophy, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, सॉरी साइकोलॉजी के द्वारा इसको क्या करा गया था, क्या कैंपेन किया गया था, किसने चलाया था, ठीक है। तो इनसाइट थ्योरी जो थी उसको समर्थन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, इसको किसने दिया था, इसको किया था गेस्टेल्ट साइकोलॉजी ने दिया। देखो ऊपर साइकोलॉजी दे रखा है, साइकोलॉजी देख लेना किस वाले ऑप्शन में दे रखी है, जिसमें दे उसी को क्या कर देना, लगा देना। नेक्स्ट है हमारे पास इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रेस जो एक तरीके से डेवलपमेंट की स्टेज है, इसको ये किससे एसोसिएट है, इन्फेंसी से, अर्ली चाइल्डहुड से, लेटर चाइल्डहुड से, या एडल्सियन से। देखो ये कैसे एडल्सियन से क्यों है, क्योंकि स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रेस का मतलब होता है तूफान और तनाव। याद रखो जब हम बचपने में होते हैं तब हमारे अंदर कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों वाली लाइफ कैसी लाइफ होती है, चिल लाइफ होती है, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल रिलैक्स लाइफ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम एडल्ट क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ये तनाव वगैरह देखने को मिल जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एडल्सियंस। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो इंक्लूसिव पहले तो उसको ऐसे समझो कि इंक्लूसिव वर्ड है, इसको ऐसे लिखो इनक्लूसिव, सिव को सर्किल करो, इंक्लूड को एक तरफ करो, एक वर्ड है इसी के साथ इंक्लूड, ठीक है। INCLU तो सेम ही है, बस DE अलग है, इधर SE अलग। इसका मतलब क्या होता है इंक्लूड का, मतलब एड ऑन करना, क्या होता है, एड ऑन करना, क्या मतलब होता है, शामिल करना, शामिल करना। आ गया समझ में, किसी को शामिल करना, किसी को अपने साथ जोड़ना, यही तो कहते हैं हम लोग इंक्लूड को। तो वही इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब भी होता है लोगों को एक साथ जोड़ना, लोगों को एक साथ क्या करना, बढ़ाना, एक साथ लेकर आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है एक साथ, एक साथ का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़े, नो मैटर वो कोई भी हो, डिसेबल्ड हो, बेकार हो, अच्छे हो, बुरे हो, कोई भी हो वो, लेकिन क्या हो, वो सारे क्या हो, एक साथ पढ़े, सेम रेगुलर तरीके से पढ़े, सही तरीके से पढ़े। तो ये कहा है ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज स्टडी इन द सेम रेगुलर स्कूल। इसका सही जवाब यही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। छात्र के सीखने की रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो दो तरीके का असेसमेंट होते हैं बच्चों, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमिटिव असेसमेंट, एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। देखो दो तरीके का असेसमेंट होते हैं। अब आपसे सवाल दोनों में से किसी ना किसी एक से आने आना है, ये बात आप लिख लो, 100% बताना है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में से जरूर रखें। अब आपसे पूछ लें कि फॉर्मेटिव क्या होता है, सबमिटिव क्या होता है। देखो फॉर्मेटिव और सबमिटिव, हमने आपसे कहा एक ये वर्ड उठा लो सबमिटिव, क्या उठा लो, सबमिटिव। अब सबमिटिव कैसे बना हुआ है, ये सबमिटिव है, ये कैसे बना है, सबमिट से बना है। देखो रिलेट करा है आपस में, क्या कर रहा है, आपस में रिलेट करा है, सबमिट। सबमिट का मतलब क्या होता है, जमा करना।
अब हम क्या होता है जमा करना, हम किसी चीज को कब जमा करते हैं, जब वो चीज हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जब वो हमारी चीज क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अब कंप्लीट का मतलब वो फिनिश हो गई, फिनिश का मतलब एट द एंड, एट द एंड, लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। तो सबमिटिव का मतलब बच्चों होता है लास्ट में, एट द एंड, उसको हम सबमिटिव बोलते हैं। और फॉर्मेटिव का मतलब होता है बीच में, किसी भी चीज के दौरान, किसी भी चीज के ड्यूरेशन। जैसे आप कोई फाइल बना रहे हो, आप अपना कोई असेसमेंट लिख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, इतना आपके पास आ गया कि फाइल जमा करो, तो आपको अपनी फाइल किसी भी वो फाइल बनाते दौरान जमा करना पड़ेगी। तो दौरान का मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरिंग जमा करना पड़ेगी, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। और सबमिटिव का मतलब होता है जब आप असेसमेंट को कर लेते हो, जो लास्ट में जमा होता है उसको सबमिटिव बोलते हैं। इससे आपके 2-3 सवाल क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या होने वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल यूज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा क्विज एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, क्विज एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, किसने एक तरीके से प्रतिपादन किया था, तो याद रखिएगा इसको एल्बर्ट पेंडुला ने किया था। सोशल लर्निंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने किया था, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने बोला है, सोशल लर्निंग थ्योरी को बोला है बेंडुरा साहब ने। किसने बोला है, बेंडुरा साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स अ सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर द इंडिविजुअल इज नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो इसमें बोला है सृजनात्मकता के किस चरण में सूचनाओं का अवचेतन, ठीक है, या ये कह लिए सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग शामिल होता है, जहां व्यक्ति सक्रिय रूप से समस्या के बारे में नहीं सोच रहा होता है। तो कौन सी एज होती है, वो बच्चों इंक्यूबेशन की एज होती है। ये एक तरीके की थिंकिंग की सेकंड स्टेज होती है, याद रखिएगा। आपसे पूछे इंक्यूबेशन क्या होता है, तो इंक्यूबेशन क्या होता है, ये थिंकिंग की सेकंड स्टेज होती है। थिंकिंग की बच्चों सेकंड स्टेज होती है। कौन सी होती है, सेकंड स्टेज। ये सेकंड स्टेज होती है वेयर इंडिविजुअल स्टेप्स अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, जहां पर हर इंसान अपने आप को प्रॉब्लम से दूर करता है, ठीक है। इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का, उपचारात्मक शिक्षण का क्या मेन उद्देश्य है। रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी कह देते हैं, जिससे बच्चों की सपोर्ट हो जाती है। रेमेडियल टीचिंग को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। या आजकल इसको हम लोग डे बोर्डिंग भी बोला जाता है, डे बोर्डिंग टाइप। मतलब डे बोर्डिंग का मतलब ही यही होता है कि पूरा दिन बच्चे स्कूल में रहे, जिससे उनको एक्स्ट्रा टाइम जब भी मिले तो उनको सिखाया जाए। तो एक तरीके से रेमेडियल क्लासेस होती हैं। इसका मतलब होता है टू ओवरकम लर्निंग गैप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब भी यही है कि बच्चों के बीच में जो बच्चे कमजोर हैं उनको रेमेडियल क्लासेस दें, जिससे क्या हो, अच्छे बच्चों के आसपास आकर वो खड़े हो जाए, या फिर अपने गैप्स को, जिनके अंदर कंफ्यूजन प्रॉब्लम है, उसको वो सही कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द हायरार्की फैक्टर्स ऑफ अ चाइल्ड आर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ। जो हायरार्की फैक्टर्स हैं वो एक बच्चे के द्वारा कब डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब बच्चे के अनुवांशिक कारण, हेरिडिटी फैक्टर्स किस समय निर्धारित होते हैं, बर्थ, कंसेप्शंस, इन्फेंसी स्टेज एट टू द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बताइए, ये सही जवाब हो जाएगा कंसेप्शंस। कंसेप्शंस मतलब एक तरीके का जेनेटिक ट्रेट्स होता है, हेरिडिटी ब्लूप्रिंट्स होता है, जब permanently sealed the moment fertilization take place concepts when the 23 chromosomes from the father's fuse with 23 chromosomes from the mother। जब 23 माँ से 23 फादर से क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं बच्चे में, तो उसी को हम लोग कंसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। किस पे बात करते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में से कौन सा अफेक्टिव डोमेन है, नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, एनालिसिस। याद रखना ब्लूम टैक्सोनॉमी जब भी आएगा, याद रखना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक तरीके से क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक तरीके से वो पूरा कार्ड वगैरह, पूरा एक कह सकते हो ना, वो टावर टाइप का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, थोड़ा सा रुकिए, ये वो क्या होता है, तो उसको वैल्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक तरीके से, वो हमारी
वैल्यूइंग का काम करता है। किसका काम करता है? वैल्यू का। ठीक है, किसको बोलते हैं? वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अकॉर्डिंग टू Guilford structures of intellect model, how many dimensions does intelligence have? गिलफोर्ड के बुद्धिमान संरचना मॉडल के अनुसार बुद्धि के कितने आयाम डायमेंशंस होते हैं? 2 डायमेंशन, 3, 4, 5। तो याद रखने का उनके हिसाब से 3 डायमेंशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग बाय गिवन बाय। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग है उसको किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वॉटसन के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस लाइक म्यूजिकल, बॉडली, ठीक है, किनेस्थेटिक एंड लिंग्विस्टिक। तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संगीत, शारीरिक, गद्यात्मक और भाषाई जैसे कई स्वतंत्र बुद्धिमानताओं का समर्थन करता है? बताइए। स्पियरमैन्स 2 फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है, गार्डनर्स मल्टीपल्स इंटेलिजेंस थ्योरी, स्टर्नबर्ग्स थ्योरी, या फिर थॉमस ग्रुप फैक्टर। सही जवाब हो जाएगा गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी बच्चों। क्या हो जाएगा? गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इन साइकोलॉजी द टर्म आईडी ऑपरेट्स स्ट्रिक्टली ऑन। मनोविज्ञान में आईडी मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आईडी रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है, मोरालिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर, या प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर। आईडी का मतलब ये होता है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है एक तरीके से प्लेजर प्रिंसिपल्स, मतलब अकॉर्डिंग टू इसको अगर पूछा जाए कि ये किसकी थ्योरी है, तो ये हमारे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। इनके हिसाब से आईडी इज गिवन ड्राइवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। इनके द्वारा जो आईडी है वो एक तरीके से क्या लेकर आती है? वो प्लेजर प्रिंसिपल लेकर आती है, डिमांडिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस को ऑल डिजायर्स एंड नीड्स, जिससे हमारी सारी डिजायर्स और सारी नीड्स क्या होती हैं? उनको ग्रेटिफाई करते हैं। राइट, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास बात करते हैं रीडिंग फाउंडेशनल पेडागोजिकल थ्योरीज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिस्ग्राफिया। ग्राफिया, जहां पे भी डिस्ग्राफिया है तो समझ जाना ग्राफ का मतलब ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब राइटिंग, लिखना। ठीक है, डिस्ग्राफिया में डिफिकल्टीज किसको बोलते हैं? तो राइटिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइटिंग को बोलते हैं। आगे समझे बच्चों। इसके बाद रीडिंग फंडामेंटल पेडागोजिकल थ्योरी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलर चिंपैंजी ने आधारभूत शैक्षिक सिद्धांतों में के संदर्भ में कोलर के प्रयोग में चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान, ब्रूनो, जैक, चार्ली। याद रखना सुल्तान, ये सलमान भाई को जरूर याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है रिगार्डिंग फंडामेंटल पेडागोजिकल थ्योरी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आधारभूत शिक्षण सिद्धांतों के संदर्भ में समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी थी? स्कूल, मीडिया, गवर्नमेंट, फैमिली। फैमिली होता है, परिवार होता है सामाजिक में हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है रिगार्डिंग फंडामेंटल पेडागोजिकल थ्योरी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट IQ गिफ्टेड चिल्ड्रन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आने वाला है ये सवाल। ठीक है, आधारभूत शैक्षिक सिद्धांतों के संदर्भ में प्रतिभाशाली, जो हमारे प्रतिभाशाली एक तरीके से बच्चे होते हैं, बच्चों की बुद्धि, ठीक है, वो लंबी IQ सामान्य जो होती है, ठीक है, कितनी होती है? मतलब रिगार्डिंग फंडामेंटल पेडागोजिकल थ्योरी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट IQ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। यहाँ से आपसे नॉर्मल एवरेज चिल्ड्रंस की बात नहीं करी गई बच्चों, एवरेज चिल्ड्रंस की बात नहीं करी गई। ठीक है, एवरेज की, यहाँ पर आपसे गिफ्टेड की बात करी गई है, जिनके पास हाई IQ होता है। क्या होता है? हाई IQ होता है। तो वो कितना होता है बताइए? आपके अबव 90 होता है, ठीक है, अबव 110, अबव 40, 70। देखो सबसे हाईएस्ट की बात होगी तो वो हाई IQ, जो हाई देख लो सबसे हाई, उसी पर टिक कर दो, दैट्स इट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है, अभूतपूर्व चिंतन जो है, वो एक्चुअली किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन बच्चों। क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? जो जोन ऑफ ZPD जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाइगॉस्की के द्वारा किया गया था बच्चों। किसके द्वारा किया गया था? वाइगॉस्की। इसको वाइगॉस्की पढ़ते हैं ना, वाइगॉट स्काई, ठीक है, वाइगॉट स्काई नहीं पढ़ते हैं, वाइगॉस्की पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्याजे की है, स्किनर की है, कोलबर्ग, वो लोग अलग अलग चीज में डील करते हैं, वो अभी हम आपको समझाते चलेंगे सब। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू वाज फर्स्ट डेवलप्ड, जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, ये आईक्यू है, वो फर्स्ट डेवलप, वो पहली बार किसने डेवलप किया था? तो याद रखना ये दो लोगों का ये ज्वाइंट होगा, जैसे आईक्यू एक तरीके का ज्वाइंट है, आई और क्यू सेम इसको है, आई का मतलब बिनेट, ठीक है, ये आई बिनेट की उठा लो। उसके बाद क्या है? सिमन, क्या है? सिमन, ये जो ओ क्यू ये इससे उठा लो, तो सिमन बिनेट सेमन ने क्या किया था? आईक्यू को एक तरीके से डेवलप किया था। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन, जो इंक्लूसिव है, ठीक है, क्या बच्चों? इनक्लूसिव। अब मैंने सी वाला लिखा है, इंक्लू एक तरफ लिखा है, इंक्लूड कैसे बना है? देखो ये इंक्लूड से बना है, किससे बना है बच्चों? इंक्लूड है, इंक्लूड, बस डीई हटा दो इसमें से, डीई इंक्लूड में चला कि इंक्लूड है। इसका मतलब क्या होता है इंक्लूड का? इंक्लूड का मतलब होता है एड ऑन करना, एड ऑन या फिर शामिल करना, क्या करना? शामिल करना, यही तो होता है। शामिल का मतलब तो जोड़ना। तो याद रखना इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब भी वही होता है, चीजों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना। तो जोड़ना किसमें है? सिर्फ सी वाले ऑप्शन में है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सारे बच्चे साथ में पढ़े, यही एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग है। तो याद रखिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किससे एसोसिएट है? तो याद रखना ये डियोवे साहब से, किससे है? फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है डियोवे साहब, ठीक है, किससे है? डियोवे साहब से। उसके बाद है विच इज नॉट कैरेक्टराइज्ड ऑफ एडल्सियंस, ठीक है, इसमें से इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? एडल्सियंस, याद रखना। देखो एडल्सियंस का मतलब क्या होता है? एडल्सियंस एक्चुअली क्या होती है? टीन एज के बाद आती है, किसके बाद आती है? टीन एज के बाद में आती है। और टीन एज का मतलब ही बोला जाता है, जो टीन एज होती है वो सबसे कंसर्न वाली एज होती है, सबसे मुश्किल एज होती है किसी बच्चे के लिए, किसी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि ये इसलिए प्रॉब्लमेटिक होती है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को बुरा मानते हैं, बुरी चीजों को अच्छा मानते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ बिगड़ते भी बच्चे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। लेकिन इस एज के बाद जो जैसे वो 19 एज क्रॉस करते हैं, 20 और उसके बाद पहुंचते हैं ऊपर, तो उनके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडल्सियंस एज के पास से पूछे आपसे, टीन एज के तो पूछेगा, एडल्सियंस के पूछे, किशोरावस्था के, तो उसका मतलब होता है कंप्लीट मेच्योरिटी, राइट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद रेनफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? तो याद रखना वो स्किनर साहब ने दी थी, किसने दी थी? स्किनर साहब ने दी थी, किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। किस क्या दी थी? रेनफोर्समेंट, ठीक है, कहते नहीं फोर्स करो, फोर्स, ठीक है, ऐसे याद कर लो, फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? बढ़ाना आगे। और स्किप क्या होता है? स्किप, स्किप का मतलब ये होता है आगे बढ़ जाना। तो फोर्स और स्किप मतलब स्किप नहीं और स्किनर है, लेकिन ट्रिक के लिए समझ लें, तो जहां भी क्या आ जाए, फोर्स आ जाए, वो स्किप समझ लेना, स्किप मतलब स्किनर साहब, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिकेट, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग। जैसे ये बच्चा है, ये अलग है, ठीक है, ये बच्चा है, ये अलग है, इसकी कुछ क्वालिटीज है, इसकी कुछ अलग क्वालिटीज है, इसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, इसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, इसकी कुछ बुराइयां हैं, इसकी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इसकी जो बुराइयां है वो इसकी नहीं है, इसकी जो अच्छाइयां है वो इसकी नहीं है। तो दोनों में क्या होगा? अलग अलग डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा यूनिक है, उसका अपना अलग थॉट प्रोसेस है, अलग उसका क्या है? चीजें होती हैं। द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इसी सवाल है ये, कई बार आपने सुना होगा, हर बच्चे का जो पहला स्कूल होता है उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है, वहीं से वो सबसे ज्यादा चीजें अडॉप्ट करता है और सीखता है। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है बच्चों? देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, इनको जरा सीख लो। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एक है इसके साथ सबमिटिव, क्या होता है? सबमिटिव असेसमेंट। इसको देखो, फॉर्मेटिव का असेसमेंट और सबमिटिव, इसको पहले सीख लो तो खुद समझ जाओगे। सबमिटिव है, सबमिट कैसे? सबमिट, इसको तुम समझ लो, सबमिटिव का मतलब समझ लो सबमिट, क्या समझ लो? सबमिट, सबमिट का मतलब जमा करना, क्या कर देना? जमा करना। करना, हम किसी भी चीज को कब जमा करते हैं? जब हम उसको क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? कंप्लीट कर लेते हैं।
तो याद रखो कि जो समेटिव असेसमेंट होता है वो किसी चीज के एंड में यूज होता है, एट द एंड। कहा? एट द एंड। समेटिव असेसमेंट किसी भी चीज के लास्ट में यूज होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? किसी भी चीज के मिड में, ड्यूरेशन में, किसी भी चीज के ड्यूरिंग में, किसी भी चीज के दौरान में क्या होता है? एक तरीके से किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो कह देना भैया किसी भी चीज के लर्निंग प्रोसेस के बीच में या किसी भी चीज के बीच में जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और जो किसी भी चीज के लास्ट में ही जमा होता है या लास्ट में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो सही जवाब हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आ रही है पूरा हमारी ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चले। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का मतलब? क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसे कहते हैं? देखो अब सुनो, इसको थोड़ा सा 1 मिनट दो, मैं समझाता हूँ बढ़िया करके कि भूलो नहीं तुम। अब देखो क्या होता है कि मल्टी लैंग्वेज या मल्टीटास्किंग या फिर ये सब एक तरीके का प्रोसेस है। मैं समझाता हूँ, देखो सुनिएगा बच्चों कि ये जो मल्टी इंटेलिजेंसेस है, होता क्या है? जब भी आपसे पूछा जाए मल्टी इंटेलिजेंस, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये मेरी ट्रिक याद कर लेना। क्या ट्रिक है? ये मल्टी इंटेलिजेंस किसने दी? गार्डनर ने दी। ये तो आपको आंसर पता चल गया, लेकिन आप समझो कैसे। देखो ये है गार्डनर साहब। कौन है? गार्डनर। गार्डनर को आप कंसीडर करो गार्डन से। गार्डन का मतलब बगीचा, पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हुए। पेड़ पौधे कहा? ग्रीनरी। ग्रीनरी। ग्रीनरी बोले तो नेचर। ग्रीनरी बोले तो नेचर। और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर पोएट, सबसे ज्यादा फेमस पोएट है, नेचर पोएट है, नेचर राइटर है, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। वो सब नेचर में जाकर क्या करते हैं? जहां पेड़ पौधे होते हैं, जहां सुकून। क्यों? यहाँ क्या मिलती है? यहाँ मिलती है पीस। यहाँ क्या मिलता है? पीस मिलता है, सुकून मिलता है, कामनेस होती है, शांति होती है। यहाँ पर इनका जाकर दिमाग क्या होता है? तेज चलता है। यहाँ पर इनका जो माइंड होता है, इनकी इंटेलिजेंस होती है, जो इनकी जो बुद्धि होती है, ठीक है, इनका जो माइंड होता है वो क्या होता है बच्चों? तेज चलता है। तो ये क्या करता है? ये मल्टीपल चीजें सोचता है। तो अक्सर जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, पोइट होते हैं, वो शाम के गार्डन में, बगीचे में, पार्क में जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनका वहां फ्रेश माइंड होता है और बहुत तेज चलता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? कई सारी चीजों को सोचते हैं, तभी जाकर वो लोग बड़े बड़े पोएम और कंटेंट क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मल्टी इंटेलिजेंस कहाँ आती है? गार्डन में आती है। मल्टी इंटेलिजेंस कहाँ आती है? गार्डन में आती है। दिमाग कहाँ तेज चलता है? गार्डन में चलता है। गार्डन का मतलब बोले तो गार्डन, इतना समझ लो। ठीक है, ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस रिलेट्स टू सेल्फ अवेयरनेस। कौन सी इंटेलिजेंस जो है सेल्फ अवेयरनेस से रिलेट करती है? तो याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जागरूक करना। ठीक है, उसको याद रखना। वो हमेशा एक ही वर्ड होता है, इंट्रापर्सनल। क्या होता है? इंट्रापर्सनल, खुद के लिए, अपने लिए। नेक्स्ट है बच्चों, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशन से जो लर्निंग होती है उसको हम क्या पुकारते हैं? उसको बच्चों याद रखो, ऑब्जर्वेशन, जहां भी इस ऑप्शन में भी क्या आ जाए? ऑब्जर्वेशन आ जाए, वही हमारी ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाती है। बस इतना इजी है वो। नेक्स्ट है, हु गेव सोशल थ्योरी लर्निंग थ्योरी। हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? ये बंदुरा ने दी है। किसने दी है? बैंडुरा ने दी है। बैंडुरा ने दी है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? गिफ्ट, सॉरी, देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन जनरली हैव। गिफ्टेड चिल्ड्रन, देखो पहला क्वेश्चन लो, ये तो गिफ्टेड हो नहीं सकता। थोड़ा से माइंडसेट के हाफ विटेड बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? ये हाफ विटेड होते हैं। ये हाफ विटेड स्टूडेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। एवरेज आईक्यू, जिनके पास कम दिमाग होता है, मतलब नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं। अब तुमसे जब गिफ्टेड की बात करें, गिफ्टेड का मतलब तो गॉड गिफ्टेड, जिनका चीजें ज्यादा हो, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो पुअर लर्निंग तो हो नहीं सकता। क्या बचा? तो एक ही बचा, हाई आईक्यू। बस वही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का डोमेन क्या नहीं? देखो फिजिकल भी एक तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव होता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ये भी एक तरीके का डोमेन होता है। इमोशनल ये भी होता है, इमोशनल तरीके से बच्चों से वो भी एक तरीके का डेवलपमेंट। पॉलिटिकल नहीं होता, ये राजनीति नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरीके का डोमेन नहीं है, ये नहीं है। तो यही सही जवाब हो जाएगा हमारा। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट्स। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता जो है,
वो किसको प्रभावित करती है? याद रखना, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है लर्निंग प्रोसेस को, हाइट वेट इससे तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उनका लर्निंग प्रोसेस में क्या होती है, दिक्कत होती है, कहीं नहीं तो उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। ठीक है, मोटिवेशन इंक्रीजेस, मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होता है? तो ये होता है लर्निंग से, जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है चीजों को और करने की। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूअस, सीसीई, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट, सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। देखो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जांचना, क्या करना? जांच करना, क्या करना? जांच करना। जैसे हम लोग एज ए टीचर अभी हम लोग सीबीएसई की कॉपीज चेक करने गए, राइट? तो हम लोग जब कॉपीज चेक करने गए तो वो क्या होता क्या है? ये पहले तो उसका ऑप्शन देखो, ईयर एंड एग्जाम्स, भैया ईयर के एंड में एग्जाम्स करना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। असेसमेंट क्या है? एक तरीके कंटिन्यूस असेसमेंट, ओरल टेस्ट ओनली ये भी नहीं हो सकता, रिटन टेस्ट ओनली ये भी नहीं हो सकता। कंटिन्यूस असेसमेंट को बोलते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम लगातार बच्चों को एक तरीके से क्या करें, एवेल्युएट करते रहे, एवेल्युएशन करते रहे, उनका प्रोसेस देखते रहे कि चीजें कैसी चल रही हैं कैसी नहीं चल रही है। तो सीज का मतलब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जिस वाले में आ गया उसी को लगा लो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आर, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो है वो क्या चीज है? तो याद रखिएगा वो आइडेंटिकल, रिलेटेड बट डिफरेंट, ऑपोजिट, अनरिलेटेड क्या है? तो याद रखो क्रिएटिविटी समझ लो, जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपने उसको कहा कि हम तुम्हें साहब नाउन पढ़ाएंगे, ठीक है? अब आपने उसे कहा नाउन इज, आपने उसे कहा भैया नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्सेंट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है? आपने उसको डेफिनेशन लिखवा दी, काम खत्म हो गया। दूसरी तरफ आपसे क्रिएटिविटी करा, आपने कहा सुनो भाई एक ट्री बनाओ, ठीक है? उस ट्री में नाउन का ट्री होना चाहिए, वो उसमें कॉमन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव होना चाहिए। हाँ, बीच में क्या करो, उसके फ्रूट्स बना दो कुछ, उन फ्रूट्स में क्या करो, इसके क्या करो, इसमें क्या करो, एक तरीके से फ्रूट्स आम बना दो, उन आम में उसकी डेफिनेशन लिखो। तो एक तरीके से क्रिएटिविटी होगी। और जो बच्चा हमें सबसे पहले बना के देगा उसको क्या मिलेगा? उसको एक पेन बॉक्स मिलेगा, पेंसिल बॉक्स मिलेगा। लो भाई बस आपकी वो चीज क्रिएटिविटी हो गई। तो इसका मतलब हो गया कुछ अलग हटना, कुछ डिफरेंट करना, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? सृजनशीलता बोलते हैं, जो दूसरों से अलग। तो क्या होता है? डिफरेंट। क्या बच्चों? डिफरेंट करना, ठीक है? याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ डिफरेंट करना, ठीक है? यही एक तरीके का आपका ये है, ठीक है?